Listen, first thing that I want to tell you is we have already started with the chapter work power energy. You had your class on Saturday, but you missed it. So अभी will be directly starting with potential energy, ठीक है? And then उसके बाद जाके after some time मतलब I'll be covering that portion for you, ठीक है? तो will be specially covering that portion again, ठीक है? तो अभी will be continuing with this the concept of potential energy, ठीक है? So I hope you all can hear me properly. Yes, sir. Okay, so let's get started now. अब देखो यहाँ पे this concept of potential energy. Now, what exactly is potential energy? देखो, if I talk about potential energy, so before that, I can simply say I should first understand what is the meaning of the word potential, because we actually use it very commonly. है ना? अगर हम बात करें तो potential is a general term that we use very often. अच्छा, तो मुझे कोई बता सकता है what do we mean by potential? क्या होता है potential? Hidden capacity of substance. ओके, ठीक है. हिडन कैपेसिटी, इट नीड नॉट टू बी हिडन ऑलवेज, ठीक है, बट दिस इज ठीक है. तो दिस व्हेन How the use. यू आर सेइंग समथिंग, कुछ Nothing बोल that रहे we थे don't क्या? know the use of the substance. ओके, सो देखो, देखो अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर हाइट, तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट एग्जैक्टली इज पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो एक तरह से बहुत इजी है, और दूसरी तरफ से देखा है तो इट एट टाइम्स बिकम्स इजी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट आल्सो, ठीक है. बोथ थिंग्स आर एट द सेम टाइम. कैसे? देखो, आई वुड से potential energy is the energy associated with position of an object. ठीक है. The first thing that you should understand is the potential energy of an object is associated with position of an object. देखो, जैसे सपोज अगर मैंने कहा, अभी हमने इससे पहले देखा था कि एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क, ठीक है. इवन व्हेन वी टॉक्ड अबाउट काइनेटिक एनर्जी, तो हमने तब भी देखा था कि काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हम बात कर रहे थे. काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद मूविंग ऑब्जेक्ट्स, एंड in order to ensure that a body has kinetic energy, there was some amount of work that is to be done on the object. आप ऑब्जेक्ट पे कुछ काम कर रहे हो, कुछ वर्क करते हो, उसकी वजह से उसमें एनर्जी आती है, ठीक है. सेम इज द कॉन्सेप्ट हियर. व्हेन अ वर्क इज बीइंग डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ वर्क करते हो, तो it may lead to, I'm saying it may lead to the increase in its potential energy, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज पोटेंशियल एनर्जी? तो सिंपल वे में हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट कहां पर है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे, ठीक है. बट देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पर इससे पहले कहा कि पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द वर्क, है ना, दैट इज बीइंग डन ऑन द ऑब्जेक्ट. पहली चीज तो ये, पोटेंशियल बहुत अलग अलग तरह का होता है, बट हियर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. यू कैन सी दिस पर्टिकुलर वर्ड, the energy present in such an object is gravitational potential energy. Okay, so we'll just go through this particular thing, this particular para. An object increases its energy when raised to a height. This is because work is done against gravity while it is being raised. The energy present in such an object is called gravitational potential energy. I hope समझ में आया. ठीक है. तो देखो यहाँ पे what exactly is being done. I'll make you go through all this. देखो what exactly is happening here. हम ये कह रहे हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्क व्हाट आर वी डूइंग इन व्हाइल डूइंग दिस वर्क, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू रेज द ऑब्जेक्ट टू अ पर्टिकुलर हाइट. सपोज आई से दैट एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर या ऑन द ग्राउंड, एंड उसके बाद जाके वी आर रेजिंग इट. जैसे हमने एक कूली का एग्जांपल पहले लिया था, तो जब कूली किसी भी सामान को उठा रहा है तो उससे पहले ही लिफ्ट्स इट एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, ठीक है. तो व्हाइल डूइंग सो व्हाट हैपेंस इज ही इज एक्चुअली मूविंग द ऑब्जेक्ट to a particular height, ठीक है. And this is the concept of potential energy, or what to say, to gravitational potential energy, ठीक है. It is the energy associated, yeah, it is the energy due to the height of the object above the earth's crust. So is it clear what are we up to? Yes, sir. Can you explain again? Huh? Can you explain again?
हाँ, I'll be making you go through each and everything again. I'm just asking कि क्या तुम्हें बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? देखो, अब हम हाँ थोड़ा सा सिस्टमैटिकली देखते हैं। ओके, देखो, सपोज अभी जैसे इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बेसिस पे देखो। हमने कहा कि इन ऑर्डर टू, जैसे हम काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल अगर लें तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट पे वर्क किया, ठीक है, और इन इन डूइंग दैट वर्क व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एक्चुअली अप्लाइंग सम सॉर्ट ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। आपके फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। और फिर हमने कहा कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वहां से हमारे पास हमें पता चला कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड दिस दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ वर्क गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। बट अब यहां हम बात कर रहे हैं कि अगर ये सेम वर्क कुछ इस तरह से किया जाए, दैट you what you are doing is you're actually lifting an object, है ना, from the ground, and you're raising it to a particular height. तो पहला क्वेश्चन ये है, पहली चीज जो ये है, आई हैव टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ सीइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हुआ है, मैं अगर उसे उठाता हूँ तो मैं उसे दो पर्सपेक्टिव से देख सकता हूँ, है ना। वन इज विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज लिफ्टिंग इट, एंड the other perspective is with respect to the earth या with respect to gravity. अब जैसे सपोज मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास है, अगर मैं उसे लिफ्ट करता हूँ तो क्या होता है, आई नो दैट देयर इज ग्रेविटी और देयर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच पुल्स द ऑब्जेक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप वो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ एक डाउनवर्ड फोर्स, मतलब डाउनवर्ड पुल मिल रहा है, ठीक है, एंड यू नीड टू काउंटर इट। ठीक है, यू नीड टू वर्क अगेंस्ट इट एंड देन यू विल बी एबल टू लिफ्ट इट और टू मूव इट टू अ पर्टिकुलर हाइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करके किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं, तो क्या होता है, वी नो दैट इन डूइंग सो व्हाट हैपेंस इज कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है, आपकी एनर्जी स्पेंड हुई है, एंड वेयर हैज दिस एनर्जी गॉन? So this is actually stored in the object as its potential energy, and that is why we say that potential energy or the gravitational potential energy is the energy associated with the position of the object with respect to the earth's crust. They suppose, let's just say I am on the third floor, so I know that suppose a person goes into a lift, ठीक है, and using the lift he goes to the third floor, ठीक है, आप तीसरे फ्लोर तक पहुंचे। तो इस केस में हुआ क्या है, the the lift has to work, ठीक है, so as to pull you in the upward direction। क्यों ऐसा? क्योंकि ग्रेविटी वाज पुलिंग यू इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जितना भी लिफ्ट में आपको ऊपर थर्ड फ्लोर तक पहुंचाने में वर्क किया है, that work is actually stored in the bodies as the potential energy. I hope you're getting it. Just a bit of hint only, but still getting it. yes sir. कोई कंफ्यूजन है इससे Yes, sir. रिलेटेड? No, sir. ओके, तो बेसिकली देखो, अगर हम देखें तो वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इज एवरी टाइम वर्क इज टू बी डन, ठीक है, and the different ways in which work is done, it leads to different forms of energy. जैसे अगर हमने यहाँ पर इससे पहले we know that if we talk about kinetic energy, तो kinetic energy अलग चीज थी, potential energy में भी work done ही किया गया है, but तरीका अलग है, ठीक है। ओके, नाउ so this is potential energy. अब जैसे देखो, example is also given to you. Suppose there is this object here on the ground and you raise it to a height, let's just say h. In that particular case, what's going to happen is you can actually calculate or you can find out the gravitational potential energy of this object, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखो, सपोज मैंने कहा कि दिस इज ग्राउंड फ्लोर, this is the object, its mass is m, and now what happens is we raise it to a particular height, ठीक है, हमने इसे यहां तक पहुंचा दिया। नाउ व्हाट्स गोना हैपन इज, जरा इसमें देखना, वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। एनर्जी की यूनिट भी जूल्स होती है और वर्क की भी यूनिट जूल्स होती है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट में यहां पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वर्क डन इन ऑर्डर टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। नाउ अब यहां पर जरा सोचो
obviously there was a force in the downward direction. mg is the force in the downward direction. मैत्री तुमने ग्रेविटेशन पढ़ा है चैप्टर? Yes. हाँ, तो I hope you understand that when an object is kept on the ground, if its mass is m, then mg is the force with which the earth is pulling it in the downward direction towards its center. ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ फोर्स लगा है, बट अगर उसके बाद भी जाकर मैंने इसे रेस किया है, तो ऑब्वियसली whomsoever was lifting it, he was able to counter this force and he was able to lift this object to a particular height. Let's just say this is the height to which the object was raised. अब मैं कहूंगा कि कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा, क्योंकि देखो अगर if we go on deriving the formula for the gravitational potential energy, I would simply write it as G P E, gravitational potential energy. Then I would say क्या होगा gravitational potential energy का formula? I know that energy is equal to work done, and work done का formula होता है work done is equal to force into displacement. Now, what is the force exerted on this object in order to raise it from this position to this position? So I would say नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा था, इसे हमने काउंटर किया है, इसका मतलब है उतना ही फोर्स हमने ऊपर लगाया है. ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो भी होगा mg, एंड दैट इज व्हाई आई कैन पुट mg at this place. and what is the displacement of the object? तो हमें पता है हमने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड फ्लोर से एक पर्टिकुलर हाइट तक डिस्प्लेस कर दिया है. So if I go on measuring, I would say this height represents the displacement of the object, and that is this. So it simply gives you work done, that is equal to change in potential energy, that is mgh. क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? Okay. ओके, No, sir. ठीक है. ओके, सो दिस इज इट. अब इफ यू माइट नोटिस, अच्छा चलो ठीक है, जाने दो. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू. What do you think? Work done, is it a scalar quantity or a vector quantity? In this particular case, the gravitational potential energy. हेलो. Uh, yes. हाँ. This work done in this case, is it a scalar quantity or a vector quantity? So maybe scalar. Obviously, it's a scalar quantity. Okay. ठीक है, तो देखो यहाँ पे the one that you're talking about is a scalar quantity. Now, अब scalar quantity है या vector quantity, इस पर हम ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे if you see the very next diagram, हमारे पास इसके बाद में जो डायग्राम है उसे देखने में समझ में आता है. अच्छा ठीक है, हम इस डायग्राम को भी छोड़ते हैं, हम इन जनरल बात करते हैं. अच्छा, सपोज इफ आई से दैट you both live in a building, और you have मतलब ऐसे अलग से घर है, बिल्डिंग में ये दोनों है ना. अब देखो in this case अगर हम देखें तो suppose you both live on the second floor and एक दिन लिफ्ट खराब हो गई, तो you plan walking up the stairs. ठीक है, तो अब दो अलग अलग पाथवेज हो जाते हैं. एक बार मैं सेकंड फ्लोर तक, या तुम दोनों सेकंड फ्लोर तक पहुंचते हो फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर सीढ़ियां चढ़ते हुए, और दूसरे केस में आप लिफ्ट से सीधे जाते हो. इन बोथ द केसेस आई नो दैट द पाथवेज आर डिफरेंट. इन केस ऑफ द लिफ्ट आपको सीधे ऊपर ले जाएगी, और यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बहुत ऊपर टर्न करते हुए, मूवमेंट लेते हुए, है ना. इन शॉर्ट द पाथवे इज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेट इन केस ऑफ द स्टेयर्स. The question is, you think work done in both the cases is going to be same or different? Different. Okay, ठीक है, तो मैत्री says it's different. Then श्रेयस क्या कहना? हाँ, Different. different. Okay, so I would say नहीं. ऐसा नहीं होता. तो
क्वेश्चन उठता है कि फिर ऐसा होता क्यों नहीं है। चलो लेट्स सी। अब देखो आई होप मैत्री, मैंने इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया भी था, श्रेयस को पता होगा। देखो, वन थिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, सपोज मैंने कहा ये एक टेबल टॉप है, ठीक है, विल रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट अगेन, ठीक है। कंसिडर दिस टू बी अ टेबल टॉप, जस्ट से इसको थोड़ा ढंग का बना लेते हैं, ठीक है। कंसिडर दिस टू बी अ टेबल टॉप एंड नाउ आई से दैट देयर इज एन ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है, देयर इज एन ऑब्जेक्ट हियर, ऐसा कुछ। एंड नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, दिस केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है। नाउ इस पर नीचे की तरफ एक mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। एंड रिमेंबर, हाँ, लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर, दिस mg रिप्रेजेंट्स द डाउनवर्ड फोर्स, ये नीचे की तरफ की फोर्स की बात कर रहे हैं हम, mg। एंड लेट्स जस्ट से आई स्लाइड दिस ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल ओनली इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैं इसे इधर मूव करूं या इधर मूव करूं या इधर मूव करूं, कहीं भी मैं इसे मूव कर रहा हूं, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट आई एम मूविंग इट वेयर आई एम एक्चुअली मूविंग इट ऑन द सर्फेस ऑफ द टेबल। ये वाला जो, ये जो सर्फेस ऑफ द टेबल है, इस पर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूं। तो क्या ग्रेविटी का इससे कोई भी लेना देना होगा विद दिस मूवमेंट? No, sir. मैत्री, देखो क्या होता है, हाँ, गुड श्रेयस, you need to understand, if there is an angle of 90 degree between between the direction in which force is applied, ठीक है, and the displacement, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है दोनों डायरेक्शंस में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो this displacement cannot be because of this force. We obviously know that when we apply force on an object, the object gets displaced. तो अगर आपको किसी केस में ऐसा दिख रहा है कि फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑपोजिट, वो उससे 90 डिग्री के एंगल पे है, तो यू कैन नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन द टू। नाउ अब ये हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, जरा समझो। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि सपोज एक इंसान अगर लिफ्ट से ऊपर जाता है, ठीक है, वी शुड गेट बैक टू द बुक, ओके। अगर कोई एक इंसान अगर लिफ्ट से, जब वो मतलब जैसे लिफ्ट से अगर वो ऊपर जाता है, तो ही इज गोइंग स्ट्रेट, डायरेक्टली वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसमें इस केस में हो क्या रहा है कि ग्रेविटी उसे स्ट्रेट नीचे खींच रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट उसे नीचे की तरफ खींच रहा है। तो विद एवरी सिंगल सेंटीमीटर दैट ही मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, धीरे धीरे वो ऊपर मूव करता जा रहा है और ग्रेविटी कंटिन्यूअसली उसे नीचे खींच रही थी। इट्स अ कांस्टेंट फोर्स which was being exerted on it in the downward direction, ठीक है। अब यहां से सपोज इफ आई से दैट लेट्स जस्ट सी कि हाउ द स्टेयरकेस वाला सिचुएशन लुक्स लाइक। तो मैं थोड़ा सा उसे इलैबोरेटेड फॉर्म में बनाता हूं, मतलब इसे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है। सपोज द पर्सन इज हियर, ठीक है, and the staircase are quite long, we are just elaborating the situation so as to make you understand what exactly happens. The person is here and the stairs, वो stairs इतनी बड़ी हैं कि आप एक सीढ़ी चढ़ते हो, लेट जैसे आप यहां से यहां चढ़े हो, तो आप यहां से चढ़े, यहां पहुंचे, आप यहां चढ़े हो और आप उसके बाद जाके आप 2-3 स्टेप आगे चलोगे, फिर आप इस स्टेप पे पहुंचोगे, फिर आप 2-3 स्टेप आगे चलोगे, फिर आप इस स्टेप पे चढ़ पाओगे, फिर आप 2-3 स्टेप आगे चलोगे, फिर आप इस स्टेप पे चढ़ पाओगे, ऐसा है, ठीक है। दिस इज हाउ द स्टेयर्स आर, वी आर कंसीडरिंग इट इन सच अ वे, ठीक है। अब जरा देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब मैं, अगर वो पर्सन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे, लेट जस्ट ही इज हियर, तो अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता है तब ग्रेविटी नीचे लगती है, mg, ठीक है। एंड द एंगल बिटवीन द मूवमेंट ऑफ द पर्सन एंड ग्रेविटी बिकम्स 90 डिग्री, ठीक है। इवन व्हेन आई से दैट द पर्सन इज हियर, अगर वो इंसान यहां पर पहुंचता है सेकंड सीढ़ी पे, तो जब वो यहां से 3 कदम 2 कदम भी आगे बढ़ाएगा, तो ही इज एक्चुअली मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री अगेन। सेम इज द केस हियर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ऑल्दो वो ऊपर भी जा रहा है, मगर जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पर एंगल बिटवीन ग्रेविटी एंड हिज मूवमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जितना हो रहा है उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ग्रेविटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नाउ ये चीज हम क्यों बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, हम पहले ये देखते हैं कि सपोज वो यहां पर है
और वो यहां से जब वो यहां पहुंचता है तो उस केस में तो डेफिनेटली ही इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी व्हेन ही इज हियर ही मूव्स हियर इन द अपवर्ड डायरेक्शन और वो यहाँ से यहाँ पहुंचता है तो ही वाज एक्चुअली मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड द ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो जब वो अपने आप मतलब वो आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे पहुंचते हो तो ऑल्दो हमने ये इलैबोरेटेड फॉर्म में इसीलिए लिया, मैंने जब ये 2-3 स्टेप्स की बात की तो मैंने बात इसीलिए की, अदरवाइज नॉर्मल स्टेप्स ऐसी होती हैं। नॉर्मल स्टेप का मतलब आप एक स्टेप से सीधे जंप करोगे दूसरे पे, दूसरे से करोगे तीसरे पे, तीसरे से करोगे चौथे पे। ठीक है, अब इन दो इसमें होता क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इवन व्हाइल वॉकिंग ऑन द स्टेयर्स when you move from one stair to the other stair what happens is आपने अपवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट किया है, बट व्हाट हैपेंस इज this gravity, the potential energy, this gravitational potential energy that we're talking about, that is here because of the resistance offered by gravitational force in the downward direction. mg का फोर्स नीचे लग रहा है, वो रेजिस्ट करता है, समझ रहे हो? तो अब या यहाँ पे देखा जाए तो दो काइंड ऑफ मूवमेंट हो रहे हैं, एक ऊपर की तरफ भी आप जा रहे हो और एक थोड़ा सा आगे भी बढ़ रहे हो। मगर जब आप आगे बढ़ रहे हो तो दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर मूवमेंट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन which makes an angle of 90 degree with gravity. So gravity has no role to play in this particular sort of movement. इसकी वजह से क्या होगा, ग्रेविटी का जो नीचे mg का फोर्स लग रहा है, इट वोंट अफेक्ट योर फॉरवर्ड मूवमेंट बट इट वुड ओनली अफेक्ट दिस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? आपका ऊपर चढ़ने वाला मूवमेंट। इसीलिए क्या होता है, यू वुड हैव नोटिस कि अगर आप जब बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो सीढ़ियां चढ़ने में वन थिंग इज कि पहली चीज तो ये है कि अगर मान लो सीढ़ियां ऐसी है कि पहले बहुत बहुत लंबा चलना है, फिर चढ़ना है, फिर लंबा चलना है, फिर चढ़ना है, फिर लंबा चलना है, इस तरह की अगर सीढ़ियां कहीं भी होती है ना तो क्या होता है, इट बिकम्स वेरी इजी टू वॉक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट जैसे ही चढ़ना होता है ना तो फिर जान निकलने लगती है, देन यू अगेन गो अप, अगेन वहां पर दिक्कत आती है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमारा जो स्टेयर केस वाला एग्जांपल होता है उसमें क्या होता है कि आप जब एक सीढ़ी चढ़ रहे हो तो आप दो तरह की मूवमेंट इंश्योर करते हो, एक होता है अपवर्ड मूवमेंट और एक होता है फॉरवर्ड मूवमेंट। इसमें से सिर्फ अपवर्ड वाले मूवमेंट को ही ग्रेविटी रेजिस्ट करता है बिकॉज इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बट फॉरवर्ड वाले मूवमेंट से ग्रेविटी को कोई लेना देना नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई नो रेजिस्टेंस, नो इश्यूज, एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू टॉक अबाउट दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आप सीढ़ियां चढ़ के यहां से यहां पहुंच जाओ या आप सीधे लिफ्ट से यहां पहुंच जाओ, इन बोथ द केसेस व्हाट्स गोना हैपन इज कि आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा एट अ पर्टिकुलर हाइट, इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। और इससे भी पहले अभी हमने कहा था वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, the work done is a scalar quantity and the potential energy is work done, nothing but work done. So how can it be something which could depend on the direction? क्या ये समझ में आया? मैत्री, है ना? कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। ओके, श्रेयस? No, sir. ओके, तो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट आई कैन से, मैं सिंपल वे में ये कहूं कि मैं लेट जस्ट से किसी भी एक फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से अगर किसी भी ऊपर टॉप फ्लोर पे मैं जा रहा हूं तो वन थिंग आई नीड टू अंडरस्टैंड, no matter which form of how I climb it, है ना? अगर मैं जैसे मैं मैं सीढ़ियां लूं या मैं एस्केलेटर लूं या मैं लिफ्ट लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा एट अ पर्टिकुलर हाइट, वो सिर्फ आप अर्थ क्रस्ट से कितना ऊपर हो उसी पे डिपेंड करेगा। Getting it? Because it is because of the energy that is being stored in your body as you're moving against the force of gravity. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई यू वुड हैव नोटिस्ड कि सीढ़ियां चढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लेट जस्ट से इफ आई टेल यू टू मतलब क्लाइंब स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट टिल 10th फ्लोर समथिंग, अगर मैं कह दूं चलो 10 फ्लोर तक सीधे चढ़ जाओ बिना रुके, सीढ़ियां चढ़ो, तो यू विल बी लाइक मजे आ जाने वाले। तो व्हाई इज इट द केस? क्योंकि जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो फॉरवर्ड मूवमेंट से हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, मगर जो अपवर्ड मूवमेंट होता है उसमें वी एक्चुअली try to lift ourselves. We use our muscles to lift our weight. We use our muscles to lift our own weight to a particular height. जब आप थोड़े थोड़े हाइट तक अपनी ही वेट को लिफ्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स, एंड व्हेन यू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स यू यूज योर मस्कुलर एनर्जी, यू फील लैक ऑफ एनर्जी, उसके बाद जाके और भी इश्यूज आते हैं, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस।
दैट इज ऑल बिकॉज क्योंकि योर अपवर्ड मूवमेंट इज रेजिस्टेड एंड ये जो रहता है, जो भी आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, वो एनर्जी आपकी उस पर्टिकुलर हाइट पर, जो आप हाइट पे धीरे धीरे चढ़ते जा रहे हो, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होने लगता है. गेटिंग इट? ओके, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. नाउ ये याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन द वे और द पाथ दैट इज चूजन. ठीक है, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ पाथ यू चूज, इवेंचुअली देयर इज same amount of potential energy stored in an object at a particular height. Am I clear? Okay, so अब यहां से देखो, Yes, sir. when it comes to the derivation, okay, when it comes to the derivation of this particular formula, this is quite simple. You know that work done is represented by, work done is equal to the change in energy. वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जैसा मैंने अभी ये डिराइव करके बताया था. फोर्स इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो ग्रेविटी उसे नीचे फोर्स लगाती है और उतना ही फोर्स हम ऊपर लगाते हैं. आई होप यू रिमेंबर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. ठीक है, ये जैसे अभी हमने यहां देखा था, दिस वन फोर्स, एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स नीचे की डायरेक्शन में mg फोर्स लगता है. जब आप उसे लिफ्ट करते हैं तो इसी फोर्स को आप बैलेंस कर देते हैं ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब आप ऊपर की डायरेक्शन में सेम mg फोर्स लगाते हैं. ठीक है, एंड देन यू रेज इट टू अ पर्टिकुलर हाइट. तो दिस इज लाइक फोर्स एक्सर्टेड इन दिस डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन, which itself is equal to the gravitational potential energy of the object. I hope it's clear. And now we can switch on to the next topic. But before that, there is an example given here. We'll just go through this example. I think it's quite easy. Dekho. Find the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground. अब पहला क्वेश्चन तो ये है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. यहां पर उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट 6 मीटर अबव द ग्राउंड पर है. तो अब ये नहीं कि सर ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो हम मतलब अभी से उठा के हम ले तो नहीं गए हैं. Obviously, if it is on the if that object of mass 10 kg is at a height of 6 meter, तो obviously किसी ने तो उसे उठा के रखा है. तो we're just talking about the amount of energy which the object has due to its position. And what do I mean by position? Its position 6 meter above the ground. ठीक है, and they say that the gravity is to be taken as 9.8 meter per second. ठीक है, now तो this is the formula of potential energy. All you need to do is just apply the formula. Potential energy का formula होता है mgh, very simple. And don't get confused, it is just force into displacement. mg represents force, h represents displacement, and this h has to be perpendicular height. ठीक है, this is kg into meter per second square into meter, that gives you 588 joules. The unit of energy, no matter what kind of energy it is or no matter what kind of work it is, the unit of work or energy is always joules. ठीक है, तो this was a very simple numerical. Now अब यहाँ पे there are certain questions that are to be asked. There is another question given to you and this is again the very same question. यहाँ पर बस उन्होंने ये पूछा है कि find the height of the object with respect to the ground. ठीक है, तो this is like quite easy. इसमें से कुछ नहीं है. You know that the very same formula, potential energy could be represented as EP. तो potential energy is mgh. H is not given to you, but m is given to you and the energy is given to you. You can change the variables and you can find the value of h from here. H is equal to E upon mg. Shall we switch on to the next topic? Yes, sir. ठीक है, ओके. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक एक बार देख लेते हैं. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटरकन्वर्टेबल? तो देखो, वी वुड से, मैं सिंपल में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक. देखो, obviously the different forms of energy that we see today are interconvertible, but we need to have a proper technology in order to ensure that we are able to have this particular conversion. ठीक है, तो but here they're not in general talking about every single form of energy like light energy into electrical energy or something. Here we are just talking about mechanical energy. What do I mean by mechanical energy?
It is simply the energy associated with movement of objects. When I say that an object is moving, it has kinetic energy. When I say that an object is raised to a particular height, so it has potential energy. Acha, one more question I have for you. Suppose if I say that you're not on the earth, but you're on the moon, and if an object is one object, na, two similar objects are there, one is on the earth and the other is on the moon, and they both are raised to a height of 50 meters, one on the earth and one on the moon. So is there going to be any difference in the potential energies of the two objects, कि जो earth पे जो है object उसकी potential energy और जो moon पर है उसकी potential energy, क्या दोनों में difference रहेगा? Sir. क्या? Yes, because moon पे gravitation कम है. It's Okay, less than the बिल्कुल earth force. बिल्कुल मून पर ग्रेविटेशन कम होने की वजह से द फोर्स दैट दैट इज रेजिस्टेड, अगर आप लेट जैसे एक ऑब्जेक्ट को 50 मीटर्स तक के लिए रेज अगर करते हो, तो इफ यू ट्राई टू रेज इट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, इट बिकम्स क्वाइट इजी बिकॉज द ग्रेविटेशन ऑफ द मून इज 1/6 द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, तो यू विल हैव टू अप्लाई 1/6 ऑफ द टोटल फोर्स. ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है. तो I have my answer and now we can switch on to the thing again. So we were on mechanical energy. Mechanical energy आप कह सकते हैं, mechanical energy is like energy which is associated with movement of object, and you can say there are two types of energy, some of whose energy is also is called mechanical energy. Potential energy and kinetic energy. The potential energy plus kinetic energy of an object is called mechanical energy of the object. ठीक है, अब देखो we had the answer to this question. Yes, the various forms of energy are interconvertible, and even if I talk about this mechanical energy, this is interconvertible. Matlab, I can convert potential energy into kinetic energy and kinetic energy into potential energy. Now we'll look into it, but first we have a topic here: law of conservation of energy. So what does this particular concept or this law states? This is very important and also quite obvious. देखो, law of conservation of energy states that energy can, in short, the total mechanical energy of an object always remains conserved. ठीक है, और मैं सिंपल वे में कहूं तो ये ऐसे समझ सकते हो, in order to make things easy for you, I can say it this way, that energy can neither be created nor can be destroyed. ठीक है, you cannot create energy, you cannot even destroy energy. It only gets converted from one form to another. ठीक है, देखो, energy can only be converted from one form to another. It can neither be created nor can be destroyed. This is the basic simple form of law of conservation of energy. And if we apply it to our mechanical energy ka concept, so we say that the total mechanical energy, and by mechanical energy I say the sum of kinetic energy and potential energy of an object always remains conserved. Okay, this is your law of conservation of energy. Okay, now what we'll do is, in order to understand this, how does mechanical energy of an object remains conserved, हम एक example लेते हैं. Suppose I am on the earth's surface, I'm on the earth's crust, obviously I am on the earth's surface. देखो, अगर मैंने कहा कि मैं एक ऑब्जेक्ट को, let's just say I have a ball, ठीक है, I have a ball in my hand and I throw a ball in the upward direction. तो what am I doing now? मुझे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वी नीड टू मेक दिस पर्टिकुलर केस वेरी क्लियर. एक बात बताओ, सपोज मैंने अगर एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है, तो व्हाट एम आई प्रोवाइडिंग दैट बॉल? एम आई प्रोवाइडिंग इट इनिशियल वेलोसिटी? एम आई प्रोवाइडिंग इट अ पर्टिकुलर फोर्स? एम आई प्रोवाइडिंग इट अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और व्हाट? मैंने उसे क्या प्रोवाइड किया? Initial velocity. Okay, this means you have done the questions based on three equations of motion. Okay, can I say I have exerted a force on the object? Yes, sir. Yes. Okay. Okay, can I say that I have provided it initial kinetic energy? Yes, sir. Yes. हाँ, तो ऐसे तो मैंने तीन ऑप्शन दिए थे, तीनों में तुमने यस सर यस सर यस सर बोल दिया है. ओके, ऑब्वियसली तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जस्ट जैसा हम एग्जांपल देख रहे थे, सपोज इफ आई थ्रो अ बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा?
I know that I have actually provided it initial velocity, है ना, and it is very similar to an object moving in the forward direction जिस पर actually friction लग रहा है. ठीक है, वी नो दैट सपोज आप साइकिलिंग कर रहे हो तो क्या होता है, साइकिलिंग करते टाइम अगर हम पैडलिंग बंद कर देंगे तो उस टाइम पे धीरे 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 साइकिल की स्पीड कम होने लग जाती है ना. एंड द सेम थिंग हैपेंस हियर विद द बॉल व्हिच इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. आपकी बॉल ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रही है और धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम हो रही है एंड इवेंचुअली इट रीचेस द टॉप पॉइंट. ठीक है, व्हिच इज डिसाइडेड बाय द स्पीड विथ व्हिच इट वाज इनिशियली थ्रोन. आपने बॉल को कितनी स्पीड से भेजा था वो डिसाइड करेगा कि वो कितनी ऊपर तक जाएगी, बट इवेंचुअली इट विल स्टॉप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड इट विल कम डाउन. नाउ in this particular case, suppose I say that the ball was thrown with a particular velocity. ठीक है, अब जरा देखो, ये हमारा लेट्स से हमने कहा ग्राउंड है, यहां से आपने बॉल को थ्रो किया, द बॉल गोज इन दिस डायरेक्शन and I know that there is continuous decrease in its in its velocity. Let's just say मैंने यहाँ पर उस बॉल को 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया था. Obviously it's quite a lot, but let's just consider. So I know that just after 1 second its velocity, let's just say it reaches here. तो obviously इसकी velocity जो है वो 50 नहीं रही है, it is much less than 50. ठीक है, v is less than 50. ठीक है, and जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जा रही है, what happens is ये बॉल ऊपर जाती जा रही है and eventually it reaches the top, and here I can say velocity is equal to 0. Now if I consider this point and this point, तो I would say यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे as it मतलब the instant, the moment it was released from the hand, it has a velocity of 50 meter per second. It had a velocity of 50 meter per second. इसकी kinetic energy as per the formula I would say was 1 by 2 mv square. Let's just say the mass of the object was 1 kg, the ball. ठीक है, the mass of the ball is 1 kg. Now तो ये हो जाता 1 by 2 into 1 into 50, that is 25. अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, अगर वो ऑब्जेक्ट जो बॉल है वो यहां पहुंच गई फाइनली, अब क्या होगा? तो आई वुड से यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है पूरी तरह से जीरो, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी नहीं है. वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी के लिए वी नीड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, बट as I can see that it has been raised to a particular height. It was moving in the upward direction, it has been raised to a particular height, and because of that it has its potential energy, that is mgh. ठीक है, तो I can say when a ball is thrown in the upward direction, नीचे उसके पास थी maximum kinetic energy, it had max kinetic energy plus zero potential energy. It did not had any potential energy. क्यों नहीं थी? क्योंकि it is actually on the earth surface, it is on the crust. ठीक है, it is on the ground. Now जैसे ही वो टॉप हाइट पे पहुंचती है तो the whole of the kinetic energy has got converted into potential energy. तो potential energy is maximum in this case at this point, and the kinetic energy is zero. Now you need to understand यहाँ पर हो क्या रहा है. This is a pure case of conversion of one form of energy into another. आपने एक बॉल को थ्रो किया, उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है तो उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंटली उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. टॉप हाइट पर जाने के बाद जहां पर वो ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाती है, वो मैक्सिमम हो गई है, इसका मतलब है कि उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली, वो काइनेटिक एनर्जी उसकी अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है. नाउ व्हाट हैपेंस इज it is no longer able to resist the downward pull of the earth, and now it starts coming back towards the earth. And now again what happens, potential energy, क्योंकि वो धीरे 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 उसकी हाइट कम होती जा रही है. ठीक है, the height getting reduced every second, ठीक है, leads to the decrease in the potential energy. So here in this case when it goes down, potential energy decreases. And what about the kinetic energy? I know अगर तुम दोनों ने क्रिकेट भी खेला होगा तो you know this thing that when the ball comes to you, ठीक है, तो उसकी स्पीड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है. The speed of the ball continuously increases. ठीक है, तो देखा जाए तो eventually what happens is when the ball is coming in the downward direction, potential energy continuously gets converted into kinetic energy. जब वो ऊपर जा रही थी तो kinetic energy was getting converted into potential energy. So this is the classic case
या simple case we would say in which we can see the conversion of energy from one form to another. क्या इससे रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन है? No. ओके, तो देखो, तो यहां हमें समझ में आता है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है? क्योंकि अगर मैं इस केस में भी देखूं, लेट्स जस्ट से वी स्विच बैक हियर अगेन, अगर मैं ग्राउंड पर देखता हूं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, एंड द सम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. व्हाट डू आई मीन बाय कांस्टेंट? बाय कांस्टेंट आई मीन कि इन दोनों का एडिशन का जो आंसर है वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है? फॉर अ बॉल इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो जो कांस्टेंट है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डजंट चेंज. लेट्स जस्ट से अगर इसी केस में मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने, एक बॉल को मैंने यहां से थ्रो किया, इट रेज टू इट गेट्स रेज टू हाइट हियर, वो मैक्सिमम अगर यहां तक जाएगी, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इस पर्टिकुलर केस पे half of the kinetic energy has been converted into half of its maximum potential energy. ठीक है, हाफ काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी. ऊपर जा रहा है, टॉप पर क्या होगा? होल काइनेटिक एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. तो जब बॉल ऊपर जा रही है, इट इज अ कंडीशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल, एंड व्हेन इट कम्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज अ केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ this potential energy into kinetic energy. ठीक है, तो this is how the cycle goes on, and you can say that the sum of kinetic energy plus potential energy always remains constant, and this constant is called mechanical energy. This is mechanical energy. Getting it? Yes, sir. Okay, so I hope you understand what exactly is given here. Now, do you have any doubt? किसी को भी कोई confusion है? नहीं? Okay.